हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन में 10 इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो एक तरीके से आपका फाइनल रिवीजन होगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो मैं कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा उसके साथ साथ रिवाइज कराते चलूंगा। ठीक है, तो साथ ही साथ इसके पहले जो है मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग उसको जरूर जाकर देखिए एक बारी, ताकि आपका जो है वो आपको पता चल पाए कि क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 80 में से 70 प्लस लाना है भाई, जो सच्ची बात है। ठीक है, तो आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत शानदार तरीके से कर कर चलने होंगे। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन और जो कल होगा वो मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में 40 एमसीक्यूज जो होगा वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ताकि आपका एक एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस एक सेशन में हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक तरीके से केस बेस्ड स्टडी से। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि सना इज अ ब्रांच मैनेजर। सना क्या है, एक ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक एबीसी कंपनी है, उसके हैंडीक्राफ्ट जो प्राइवेट लिमिटेड है उस कंपनी में ब्रांच मैनेजर सना है। ठीक है, द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट अ सेल्स। क्या बोला गया है कि सेल को बढ़ाना है। कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि सेल को एक तरीके से इंक्रीज करना है। ऑफ अ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, की इंडियन के हैंडलूम इंडस्ट्री जो हाथ से कपड़े वगैरह बुने जाते हैं ना, जो स्वेटर वगैरह, उनको एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट है उसके सेल को हम लोगों को बढ़ाना है। इट्स फैब्रिक फर्निशिंग रेडीमेड, तो रेडीमेड हाउस होल्ड आइटम्स आर मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक। और सारे जो इसमें आइटम्स बनाए जा रहे हैं वो किससे बनाए जा रहे हैं, इंडियन फैब्रिक से बनाए जा रहे हैं। Sana decided a quantities, varieties, colors, and the texture all above the items, and and then allocate the resource for their purchase from the different suppliers. इसने आइडेंटिफाई करा कि कितनी क्वांटिटीज चाहिए, क्या वैरायटी चाहिए, क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, मतलब अलग अलग डिजाइन एक तरीके से यहाँ पर करने के बारे में सना के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर। तो उसने क्या करा, एक टीम को हायर करा जो कि डिजाइनर और क्राफ्ट करेगा। ठीक है, पीपल्स इन अ कंपनी एंड हु डेवलप सम प्रिंट्स फॉर अ बेड कवर्स इन अ ब्राइट कलर ऑन सिल्क। तो सिल्क वगैरह में जो है ब्राइट कलर वगैरह बेड कवर वगैरह बनाने के लिए डिजाइनर एक तरीके से लाया गया। ठीक है, उसके द्वारा मतलब हायर किया गया। ठीक है, ऑल दो द प्रोडक्ट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, जो प्रोडक्ट है बनाया गया तो बहुत अट्रैक्टिव था, इंप्रेसिव था, एंड दे वर रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑन द फ्रंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी। और ये बोला गया कि एवरेज कस्टमर के लिए वो नहीं बन पाया। किसके लिए बनाया गया उसको भाई, कि जो हायर क्लास पीपल है, जिनके पास जिनका इनकम जो है वो एक तरीके से ज्यादा है, उनके लिए मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाया गया। सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर अ स्पेशल। तो उसने क्या बोला कि जो सिल्क बेड कवर हमने बनाया जो इतना एक्सपेंसिव है, उसको हम लोग स्पेशल फेस्टिव सीजन में निकालेंगे, एंड ऑफर्स अ कॉटन बेड ऑन द रेगुलर बेसिस, क्योंकि कॉटन वाला क्या है, सस्ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि फेस्टिवल सीजन में लोग ज्यादा खरीदते हैं तो वहाँ एक्सपेंसिव भी खरीदा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा कॉस्ट कम होगा यहाँ पर, जब हम लोग रेगुलर बेसिस पर कॉटन बेड कवर को एक तरीके से बेसिस ऑन द कीपिंग कॉस्ट अंडर कंट्रोल, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट जो होगा वो भी कंट्रोल में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा केस बेस्ड स्टडी था। आप लोग केस बेस्ड स्टडी समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहला, सी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर एंड अ क्राफ्ट पीपल इन द कंट्री हु डेवलप सम प्रिंट्स, जो कि एक तरीके से डेवलप क्या किया, प्रिंट किया बेड कवर का जो ब्राइट कलर होगा ऑन द सिल्क। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, इसमें से कौन सा। तो इसने एक हायर करा है ना, टीम को हायर करा है, इसका मतलब क्या करा है, स्टाफिंग को जन्म दिया। ठीक है, स्टाफिंग एक तरीके से करके चला गया, क्योंकि स्टाफिंग हायरिंग से रिलेटेड होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर कौन सा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग को। इन अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी था क्या कि प्रमोट करें हम सेल्स अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को और इंडियन हैंडलूम की और खास करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो बोला गया अबव लाइन में फोकस क्या किया गया, ऑन विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए क्या होगा। वैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है इंटेंजिबल भी होता है, गोल ओरिएंटेड अगर बोला जाएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। देखो ये दोनों ना किसी भी, चाहे वो पोस्ट डीसी पीओएस डीसी है ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, पांचों में से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर बोला जाए पोस्ट डीसी में जो है वो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर अगर देखना तो गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, कि इसने क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें भाई अपनी गोल बनाया, इसने गोल बनाया कि हम जो होगा अपनी सेल्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अपने सेल्स को क्या करेंगे,
प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट करने का मतलब गोल को अचीव करने के लिए, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बनाया गया। ठीक है, तो सेकंड का गोल ओरिएंटेड जो प्रोसेस होगा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे आते हैं, थर्ड आते हैं। थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में अगर देखा गया कि विथ अ रेफरेंस इन द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग, तो सना किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रही है। तो आप जानते हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक तरीके से लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल पर होते हैं वो डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए। ठीक है, वो सब जब आते हैं वो कहाँ आते हैं, टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में मैनेजर वाला जो ग्रेड आता है वो आता है। ठीक है, मैनेजर मैनेजर वगैरह होते हैं। लोअर में लेबर वगैरह, सबऑर्डिनेट्स वगैरह रहते हैं, वो सब एक तरीके से यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर कौन है, मिडिल लेवल। तो सना एक मैनेजर थी, तो सना एक तरीके से मैनेजर थी, इसीलिए वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आती है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे आते हैं, सना सजेस्ट दे शुड, देखो कितना आसान हो गया ना। एक बार अगर आप केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो एक तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा 4-5 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। सना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर। उसने क्या बोला था कि सिल्क जो बेड कवर है जो कि एक तरीके से एक्सपेंसिव है, उसको हम लोग फेस्टिवल सीजन के लिए रखेंगे, और जो कॉटन जो बेड कवर होगा उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे, मतलब रेगुलर बेसिस पर हम लोग बेचेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट एक तरीके से कम है। तो फंक्शन कौन सा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पर क्या करके जाया जा रहा है, कंट्रोल करके, तो मतलब कंट्रोलिंग कर रहा है ना कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, तो एक तरीके से प्लानिंग के थ्रू ये बोला गया पहले हम लोग सिल्क कवर बनाएंगे, लेकिन सिल्क कवर क्या हो गया, ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, जिसकी वजह से अब कॉटन वाला जो है, कॉटन क्योंकि सस्ता है तो ये मार्केट में ज्यादा बिकेगा, एवरेज कस्टमर हमारे देश में ज्यादा है, तो एक तरीके से जो होगा वो कंट्रोलिंग करके चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वो एक तरीके से कंट्रोलिंग ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। दूसरा हो गया यहाँ पर, दूसरा पहला समझ में आ गया। आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर इन अ फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज इन द फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में एक कॉलेज, मतलब डिजाइनिंग वगैरह, फैशन डिजाइनिंग वगैरह पढ़ाई करी इसने। कौन कौन लड़की ने, अदिति ने। हैज ओपनड अ बुटीक, उसने एक बुटीक खोला इन अ पोस्ट मार्केट इन कोलकाता। पोस्ट मार्केट का मतलब बहुत, जहाँ पर अमीर अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, और एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत महंगी महंगी चीजें मिलती हैं, तो वहां उसने एक बुटीक खोला। सी हैज डिवाइडेड द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट, ईच एम्प्लॉइज वेल ट्रेंड, और सारे एम्प्लॉइज को उसने वेल ट्रेंड तरीके से परफॉर्म करने के लिए, और अपनी काम को, भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, सारे लोगों को उसने डिवाइड कर दिया, मतलब एक तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिवाइड कर दिया। द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम 5% डिस्काउंट। तो सेल्स पर्सन जो थे उनको ये बोला गया कि भाई अगर आपको बेचना है, तो अगर कोई भी आएगा तो आप डिस्काउंट मैक्सिमम 5% देंगे। ठीक है, वेयर एज डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द अदिति एज अ फाइनल अथॉरिटी। उसने बोला कि अगर कोई एक्स्ट्रा अगर जो होगा वो मांगेगा अगर डिस्काउंट, तो वो अदिति के बिना पूछे आप नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अदिति एक सोल यहाँ पर हो गई इस बिजनेस के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इन अर्लियर पीरियड ऑफ अर बिजनेस वेंचर द एम्प्लॉयज वेर आस्क्ड टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। और जब अपने बिजनेस का शुरुआती कर रही थी तो उसने सारे एम्प्लॉयज को बोला कि भाई आप एक्स्ट्रा काम करिए, आपको एक तरीके से आगे चलकर फायदा होगा। ठीक है, इन रिटर्न शी हैड प्रॉमिस्ड, और उसने बोला कि भाई इसके बदले अगर विद इन अ ईयर आपको एक स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाएगा, मतलब पैसा वगैरह भी आपको दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा काम करेगा एक्स्ट्रा तो उसको पैसे की जरूरत तो होगी ही होगी, बिल्कुल। Therefore, when the business was doing well, she honor her commitment। जब बिजनेस अच्छा करने लगा तो उसने अपनी कमिटमेंट को माना और उन्हें बोनस दिया अपने किसको, एम्प्लॉयज को। शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हर एम्प्लॉयज दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम शुड बी फॉलोड फ्रॉम ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड। कि भाई बॉटम से हम कोई प्लान बताएंगे तो जो मिडिल लेवल होगा वो सुनेगा, फिर लोअर लेवल पर लेके चलेगा, जो कि अदिति जो थी वो टॉप लेवल की थी। ठीक है, ये तो आप बात मानते हैं। शी टेंस मोर बायसनेस टुवर्ड्स हर फीमेल, लेकिन हाउएवर, लेकिन वो ज्यादा जो है बायसनेस दिखाते थे फीमेल एम्प्लॉयज के ऊपर। मतलब मेल एम्प्लॉयज भी थे, फीमेल एम्प्लॉयज, लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज पर ज्यादा तवज्जो देके चलते थे। व्हेन इट कम्स टू द सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एम्प्लॉयज, लेकिन एम्प्लॉयज की जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो ज्यादा सॉल्व करने के लिए वो वुमेन्स को आगे करते थे। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये दिख रहा है कि मेल और फीमेल जो है वो साथ में लेकर नहीं चल रही थी अदिति, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। आगे क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन है इसके बेस्ट। अदिति हैज डिवाइडेड अ वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स। उसने क्या करा, अपने काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया, है कि नहीं, क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क। समझ में आ गया, यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझ में आ गया, वर्क को डिवाइड करना मतलब डिवीजन ऑफ वर्क किया गया।
सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, डिसिप्लिन भी नहीं था, ऑर्डर भी नहीं था। तो यहाँ बोला गया कि जिसकी वजह से काम एफिशिएंटली हुआ, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि 14th प्रिंसिपल का एक पार्ट है। ठीक है, 14th प्रिंसिपल जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी फियोल के द्वारा। 14th प्रिंसिपल किसके द्वारा? हेनरी फियोल के द्वारा। और एक तरीके से जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो दिया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड बोला गया, उसने सेल्स पर्सन को अलाउ करा था कि भाई 5% जो होगा वो आप डिस्काउंट दीजिएगा, उसके आगे अगर चाहिए तो अथॉरिटी किसके पास होगा? एक तरीके से अदिति के पास। तो यहाँ पर क्या चीज? दोनों चीज। ये क्या किया? ये क्या किए कि 5% का अलाउंस दी है, वो किसको दी है भाई? अपने एम्प्लॉयज को, कि एम्प्लॉयज जो है, सेल्स पर्सन जो है वो 5% दे सकता है। मतलब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन चीजें चल रही है। लेकिन लास्ट में एक चीज बोला गया, क्या? कि जो है, जो फाइनल अगर 5% से कोई ज्यादा मांग रहा है तो वो फाइनल कौन करेगा? सेंट्रलाइज। मतलब अदिति वगैरह अदिति से पूछना पड़ेगा। मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन का भी प्रोसेस। सेंट्रलाइजेशन होता है जब किसी से आपको एक ही कोई बात बोल रहा है, वही बात आपको माननी पड़ेगी, जो कि 5% से ऊपर। लेकिन 5% के पहले जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो सही आंसर होगा। ठीक है, थर्ड आते हैं, देयरफॉर व्हेन अ बिजनेस वर डूइंग वेल, उसने जब बिजनेस अच्छा कर रहा था तो उसने एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह सारा दिया। ठीक है, जो कि उसने कमिटमेंट करा था, तो बोनस वगैरह दिया। मतलब सही तरीके का जो रेम्यूनरेशन है वो दिया गया। ठीक है, जो दिया गया, यहाँ बोला गया कि देयरफॉर व्हेन अ बिजनेस वाज डूइंग वेल शी ऑनर्ड हर कमिटमेंट बाय गिविंग द बोनस टू हर एम्प्लॉयज। इसका मतलब डिसिप्लिन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज और एक तरीके से यूनिट ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला भाई? डिसिप्लिन, कि उन लोगों ने डिसिप्लिन अच्छे से दिखाई, जिसके वजह से देखो, एक होता है रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज में भी कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर बच्चों को। लेकिन ज्यादा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो डिसिप्लिन इसलिए होगा क्योंकि डिसिप्लिन दिखाई गई। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद डिसिप्लिन के बाद रेम्यूनरेशन आता है। तो ठीक है, तो अगर ये बोल रहा था कि सिर्फ ओनली बोनस विल बी गिवन आफ्टर डूइंग अ वेरी गुड वर्क, तो रेम्यूनरेशन, अगर मान लो ये दोनों ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन ना रहता तो हम लोग ये ऑप्शन राइट मार लेते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बाद ही ना एक तरीके से वो कामयाब हो पाया। बिजनेस डूइंग वेल शी ऑनर्ड हर कमिटमेंट बाय गिविंग अ बोनस टू हर एम्प्लॉय। तो रेम्यूनरेशन भी मारोगे तो इसमें गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। फोर्थ वाले में देखते हैं हम लोग, क्या बोला गया? अदिति टेंड्स टू मोर बायस टुवर्ड्स। लेकिन यहाँ बायसनेस किसके द्वारा दिखा रहे थे? अदिति फीमेल जो वर्कर्स थे उन पर ज्यादा बायसनेस, और मेल वर्कर्स को जो है, कस्टमर को अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था तो एम्प्लॉयज जो थे उसमें फीमेल एम्प्लॉयज थे, उनको एक तरीके से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। तो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है जिसको वायलेट किया जा रहा है? कौन सा? इक्विटी का, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिकल है। इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। क्या हो गया? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और सेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए मेल और फीमेल को, दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आपको सही देखने को मिलेगा। आगे आते हैं थर्ड। थर्ड में बोला गया था नेम एंड टेस्ट ऑफ कोको कोला इज नोन ऑलमोस्ट। ठीक है, कोको कोला का जो नाम है, टेस्ट है, सब लोगों को पता है। इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत फेमस है। द कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड द मोस्ट मार्केट शेयर ऑफ द, जो कार्बोनेट जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो सबसे ज्यादा जो मार्केट है कोको कोला हैंडल करके चल रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज्यादा कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक बिकता है। ठीक है, गॉट इटसेल्फ अ स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग। हर एक गैदरिंग में आप देखो कोको कोला आपको दिख ही जाएगा, स्प्राइट वगैरह। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है वो ज्यादातर, जैसे कि कोको कोला, कोक वगैरह ज्यादातर रखा जाता है। ठीक है, द कोको कोला हैज ऑन ओकेजन इंट्रोड्यूस्ड अदर कोला ड्रिंक अंडर अ कोक नेम। उसने बहुत सारे कोक नेम से अपने कोला के ब्रांड को और इशू करा, जैसे कि डाइट कोक अलोंग विथ अदर, जिसमें कैफीन फ्री होगा। ठीक है, कोका कोला, डाइट कोक कैफीन फ्री, मतलब अलग अलग, जीरो शुगर, चेरी वाला, वेनिला वाला, एंड लिस्ट गोज ऑन। इसी तरीके से बहुत सारा जो है उसने अपना ब्रांड को एक तरीके से बढ़ाया। It is capitalize on each and every opportunity to the market itself effectively and place itself in the middle of every gathering, ताकि वो हर एक गैदरिंग में उसकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो रखी जा सके। The main reason is for such an outstanding placement of product goes the way they establish the connection between the occasion। सारे ओकेजन में जिस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढकर और वहां प्रेजेंट करते हैं, उनका डिजाइन ऐसा है
क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बहुत रहता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से कराते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा इसको पीने के बाद, ठीक है, तो एक तरीके से वो सब सारी चीजें की जाती हैं। तो पहला बोला गया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये सिंपल सी बात क्या कर रही है, हर एक ओकेजन में ये जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का रोल जो है वो प्ले करती है, जिसके वजह से देखो अनसर्टेनिटी तो नहीं होगा, डिले इन एक्शन भी नहीं कर रहा, परवेसिव इन नेचर भी नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी का फायदा बहुत अच्छी तरीके से उठाकर चल रहा है, ठीक है, तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सेकंड ऑप्शन, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच कोका कोला मैनेज टू गेट इन फेवर, कौन सा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि वो अपने फेवर में देख रहा है, ठीक है, तो कौन देख रहा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, सिंपल सी बात है कि वो स्पेसिफिक भी और एक जनरल फोर्स, जनरल फोर्स में उसका तो एक है भाई कोक जो बिखी रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं है, फ्यूचरिस्टिक भी नहीं, मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं है, मतलब जो भी स्पेशल और जनरल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल तरीके से प्रचार करता है, अलग अलग बड़े-बड़े ब्रांड्स बड़े-बड़े ब्रांड जो ब्रांड के नाम हैं जैसे कि शाहरुख खान हो गया, अलग-अलग जो लोग होते हैं उनको एक तरीके से हायर करके एडवर्टाइज कराता है ताकि लोग जो है उससे कनेक्टेड फील कर पाएँ, है कि नहीं? तो जनरल फोर्सेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? आगे आते हैं। व्हिच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोका कोला मेजरली टैप इनटू, कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके से वो टैग किया हुआ है, तो सोशल एनवायरनमेंट, समाजना सामाजिक वाला, ठीक है, सामाजिक मतलब जो फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिव्स वाला फेस्टिवल सीजन हो गया, हर एक ओकेजन ओकेजन वाइज हो गया, अगर कोई भी ऐसा सीजन होता है शादी वादी में, ठीक है, वेडिंग वगैरह में, तो वो सब सारे में एक तरीके से उसने टैप कर रखा है कोको कोला, ठीक है, तो ये बात याद है, पॉलिटिकल तो था ही नहीं, इकोनॉमिक भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला, इसमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है कोको कोला का नहीं है, तो एवोकाडो है कि नहीं, एवोकाडो वाला नहीं था, जो जो एवोकाडो बाकी जीरो जीरो शुगर कैफीन फ्री और चेरी ये तीनों जो था वो इसका पार्ट था, ठीक है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, तो एवोकाडो वाला पार्ट नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट। देखने देखो दो तरीके का फोर्स होता है, एक होता है मतलब फोर्स मतलब मार्केट होता है कि एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, सॉरी इन्वायरमेंट दो तरीके का, इन्वायरमेंट दो तरीके का, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और हो गया एक क्या हो गया, एक इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया, जैसे सोशल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, ये सब सारे कौन है, एक तरीके से एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा कि जो कंपनी के अंदर हो गया, कंपनी के अंदर जो सारी चीजें सही तरीके से चल रही, रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चोरी चकारी नहीं होना चाहिए, उसके वजह से अगर थेफ्ट वगैरह कुछ हो जाता है तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। आते हैं फोर्थ, फोर्थ वाले में क्या है भाई, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला क्या, सिंप्लेक्स लिमिटेड एक कंपनी है, हैज टेकन ओवर बाय द मुद्रा ग्रुप, किसके द्वारा टेकन ओवर कर लिया गया, मुद्रा ग्रुप उसे खरीद लिया, इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद। सिंस देन इट एंजॉय द रिच रिकॉर्ड ऑफ इंडस्ट्री प्रेजेंस एक्सपीरियंस, जिसके वजह से ज्यादा जो रिच प्रेजेंस है वो मुद्रा जो ग्रुप का वो बढ़ गया। इन 2005 with the aim of accelerating the growth of the company had gone through a several round of meeting, मतलब ग्रोथ करने के लिए 2005 में देखो 1947 में वो टेक ओवर कर लिया, अब इसको ग्रोथ करना है तो मीटिंग वगैरह हुआ, 2005 में डिस्कशन हुआ बिफोर ईआरपी सिस्टम टू अट्रैक्ट अ लार्ज। ईआरपी क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि होटल वगैरह में सारे बिल वगैरह काटे जाते हैं या फिर जो बिल वगैरह तैयार करके जो चढ़ाया जाता है, जैसे अटेंडेंस वगैरह रहता है, तो ईआरपी सिस्टम रहता है मैनेजमेंट का, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज डन इफेक्टिव एंड फोरकास्ट द क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ताकि हमारा रिड्यूस हो सके वेस्टेज का, ठीक है। फॉर दिस पर्पस कंपनी हैज लेड डाउन अ मल्टीपल ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे एक्शन वगैरह लिया ताकि वो अपने रिसोर्सेज को रिड्यूस मतलब वेस्टेज को रिड्यूस कर पाए, ठीक है, एंड मीट अ चैलेंज ऑफ एडवर्स, ताकि कोई भी सिचुएशन को वो फेस कर पाए। लेकिन 2008 में कंपनी सफर्ड अ लॉस, कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ, क्यों, क्योंकि मंदी आ गया था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ग्रेट रिसेशन 2008 में आया था, जो पूरे पूरे विश्व भर में पूरा वर्ल्ड भर में एक तरीके से दिक्कत हो गया था सारी इकोनॉमी में, डिस्पाइट टेकिंग द बहुत सारे मेजर्स लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लॉस में चली गई। द मैनेजमेंट हैड टेकन आउटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल, और सारी एक तरीके से उसने दिमाग लगाया, सब चीज करा, सेट करा, अचीव हार्ड टाइम्स को उसने झेला, और इन 2010 कंपनी हैव इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली एंड हेल्प द कंपनी टू एग्जीक्यूट क्या किया, न्यूमरस प्रोजेक्ट विथ अ प्रिसिशन एंड टाइमलेसनेस। देख रहे हो कि उसके बाद फिर 2010 में वो अपने आप को फिर से खड़ा कर कर एक अच्छे मुकाम तक ले गया, ठीक है। तो मतलब ये कंपनी जो है कभी झुका नहीं,
तो ये पुष्पा हो गया ना पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है, तो ये झुकेगा नहीं वाला काम हो गया। तो यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करी थी इसने। तो 2005 में इन 2005 द एम टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी हैज गॉन थ्रू द सेवरल राउंड ऑफ मीटिंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस स्टेटेड हियर। तो प्रोसेस में यहाँ पर क्या किया गया, प्रोसेस मतलब क्या, प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो ये लोग तो प्लान ही बना रहे थे ना कि किस तरीके से हम लोग को वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को मतलब बचाना है। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा था, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। सेकंड, 2008 में क्या है, लॉस सफर किया, किसके वजह से, रिसेशन की वजह से। रिसेशन मतलब मंदी आ गई थी, ठीक है, तो कॉस्ट बहुत सारे, उसके बाद भी कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिया इसने। तो वो विच लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, कौन सा लिमिटेशन है, कौन सा जो लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज बोल सको मैनेजमेंट का, इसमें इंडिकेट किया गया है। तो इट फेल्स टू कॉप अप विद अ सडन चेंज, है कि नहीं, सडन चेंज से वो बच नहीं पाया और उसमें वो भी फंस गया। जरूरी नहीं कि हर कंपनी लॉस करी है, लेकिन ज्यादातर कंपनी जो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाई वो एक तरीके से लॉस में, ह्यूज कॉस्ट नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, मल्टीपल एक्शन प्लान नहीं, ठीक है। तो कौन सा लिमिटेशन फेल हो गई, वो सडन चेंजेस को करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। क्या स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। द मैनेजमेंट हैज डन अ इफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू रिड्यूस। बहुत सारे उसने एक तरीके से कदम लिए, इफेक्टिव फोरकास्ट लिए, क्रिटिकल थिंकिंग लिया किया, ताकि वो एक तरीके से वेस्टेज कर सके, मतलब वेस्टेज को रिड्यूस कर सके। तो एक तरीके से ये ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये बात करी गई थी कंपनी के द्वारा। द मैनेजमेंट है टेकन आटमोस्ट केयर। उसके बाद क्या, 2008 के बाद 2010 में वो कंपनी क्या कर गई, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गई, जिसकी वजह से आटमोस्ट केयर लिया गया। तो प्लान टू अचीव टू सेट अ टारगेट ड्यूरिंग अ हार्ड टाइम। उन्होंने टाइमली रिव्यू करा सारी चीजों को और अचीव करा वो सब सारी चीजों को। इसका मतलब फॉलो अप एक्शन लिया, है कि नहीं। जब आपने प्लान करा और प्लान को इम्प्लीमेंट करा, प्लान को इम्प्लीमेंट किए, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका रिसेशन आ गया, जिसकी वजह से आपका कंपनी डाउन में चला गया। उसके बाद आप सही समय पर फॉलो अप एक्शन लेते रहे। तो फॉलो अप जो एक्शन है वो करने से ही आप प्रॉफिटेबल बन पाए 2010 में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया ई नंबर आते हैं, 5वां नंबर आते हैं, क्या है, मिस्टर विकास गोयल इज एचआर मैनेजर ऑफ अ सनुजा फ्यूचर फर्नीचर लिमिटेड। फर्नीचर कंपनी का एक जो एचआर मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो विकास गोयल था। एट अ बिगिनिंग न्यू ईयर ही एंटिसिपेटेड इन इकोनॉमी एंड विल नीड अ 30 न्यू एडिशनल पर्सन। उसने देखा कि भाई हम लोग को 30 जो नए पर्सन की जरूरत है, एडिशनल पर्सन की, ताकि हम अपनी वैकेंसी को फिल अप कर सकें। ही गिवन एडवर्टाइजमेंट, उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीट के लिए भरे। एज मेनी 120 एप्लीकेशन, तो 30 सीट के लिए 120 लोगों ने अपने फॉर्म को भरा, ठीक है, वहां पर दिया, रिसीव करा उस कंपनी ने। सेम वेयर स्क्रूटनाइज, और उस सब उन्हीं लोगों को स्क्रूटनाइज करके उसमें से 30 को छांटना था। आउट ऑफ दिस कंडीशन 15 एप्लीकेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। उसमें से 15 एप्लीकेंट्स वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, ठीक है, टू द कंपनी। लेटर्स ऑफ रिग्रेट गिविंग रीजंस विल सेंड टू देम। उसमें रिग्रेट वगैरह लेटर वगैरह सेंड कि भाई हम आपको एक तरीके से नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन वो ठीक नहीं है, तो वो भेज दिया गया उन लोगों को, जो कि अच्छी बात है। रिमेनिंग कैंडिडेट वेयर कॉल्ड फॉर अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, और बाकी जो बचे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कैंडिडेट कॉल्ड एंड आस्क्ड टू फिल अप द ब्लैंक्स ऑन द फॉर्म, कि फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स का एप्लीकेशन था, उसमें सारी चीजें भरनी बोली गई। देयर आफ्टर दे हैव गिवन 4 टेस्ट, उसके बाद 4 टेस्ट दिए गए। ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट टेस्ट वाज टू फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट द एप्लीकेंट्स टेक हिज हार्ड वर्क, कि वो अपने इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं हार्ड वर्क के थ्रू। ऑब्जेक्टिव सेकंड में था कि फाइंड आउट स्पेशलाइजेशन, दूसरा में क्या था कि स्पेशलाइजेशन किस तरीके से कर पाए। तो देख रहे हो यहाँ पर सब चीज हो रही है, पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, स्पेशलाइजेशन भी टेस्ट हो रहा है। थर्ड टेस्ट में एम किया गया कि वेदर एप्लीकेंट्स कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग और नॉट, कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए और लर्निंग के लिए तैयार है या नहीं। तीसरे में, फोर्थ में क्या, फाइंड आउट हाउ द कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन हैज टू मिक्स अप, कि अगर सब लोगों के साथ मिलजुल के कैसे काम करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उसके बारे में सोचा गया, ठीक है। अब आगे आते हैं पहला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द फोर्थ टेस्ट का जो पर्पस था वो क्या था, टू फाइंड आउट हाउ मच कैपेबिलिटी अ पर्सन हैज टू मिक्स अप विद अदर पर्सन, कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ अपनी कैपेबिलिटी को किस तरीके से मिक्सअप करके आपस में कोऑर्डिनेट करके चलता है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। वेदर ही कैन इन्फ्लुएंस अदर पर्सन और नॉट, और बाय देम, या फिर दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है। तो विच टेस्ट इज इंडिकेटेड, तो कौन सा टेस्ट, तो पर्सनालिटी, कि वो पर्सन कैसा है, क्योंकि यहाँ पर्सन के बारे में बात किया। इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं होगा, एप्टीट्यूड नहीं, ट्रेड टेस्ट भी नहीं है।
तो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट लिया गया था, ठीक है। दूसरा, आगे आते हैं कि सेकंड, एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर ही एंटिसिपेटेड दैट कंपनी विल नीड, वो क्या आइडेंटिफाई किया कि 30 लोगों की जरूरत हमें हमारे फर्नीचर कंपनी में पड़ेगी ताकि हम लोग आगे चलकर कोई भी शॉर्टेज ना कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर मतलब एक तरीके से रिक्वायरमेंट, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, फिर एक तरीके से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये वाला नीचे से ऊपर, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो राइट होगा क्योंकि इसने एस्टिमेट करा था। थर्ड ऑप्शन, फ्रॉम द गिवन लाइंस आउट ऑफ दीज लाइंस कंडीशन 15 एप्लीकेंट्स को जो है वो एक तरीके से नकार दिया गया और बोला गया कि भाई रिग्रेट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं फिलहाल, इन फ्यूचर वी विल कंसिडर यू। तो यहाँ पर ये सब बोल के उसको जो 15 एप्लीकेंट्स थे, क्योंकि 120 लोगों ने भरा था ना, 120 लोगों ने, उसमें 15 लोगों को उसने रिजेक्ट कर दिया उसके एप्लीकेशन को। तो विच एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग इज हाईलाइटेड, कौन सा एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट, इसमें ना सेलेक्ट नहीं हो पाया उनका रिज्यूमे, यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट। The application were 4 tests like intelligence test to the interest test, and after filling blanks of the form वो सब सारे identify which step of processing was followed by the man, कौन सा प्रोसेस जो है फॉलो किया गया, तो यहाँ पर किसका फॉलो किया गया, सिलेक्शन टेस्ट का। कि हमारा सिलेक्शन का टेस्ट का प्रोसीजर कैसा रहेगा, यहाँ डिसीजन भी नहीं लिया गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन भी, जॉब ऑफर भी नहीं, सिलेक्शन टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे, वो सब सारी चीजें किसके अंदर आती है, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आती है। सिक्स्थ नंबर आते हैं, ठीक है। बोला गया रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, यहाँ बोला गया मिस्टर सुनील दियाली, अच्छा मेरा ही नाम है, इज अ सेफ्टी ऑफिसर ऑफ अ रेपुटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर ईसीएल, एक सेफ्टी ऑफिसर है कंपनी के अंदर, सरकारी कंपनी के अंदर, ठीक है। He supervised the workers towards the predetermined goals of the objective and directs how to eradicate unsafe practice. उसने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दिया और ये बोला कि कोई भी अनसेफ चीज है उसको कैसे खत्म किया जा सकते हैं, एंड ब्रेकआउट को कैसे, फायर अगर लग जाए तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इनफ्लेमेबल गैसेस की एग्जिस्टेंस कैसे रखनी चाहिए। ऑन ऑन वन सच इंस्टेंस देयर इज अ ह्यूज फायर, और उसी के साथ साथ जब उसने ट्रेनिंग दिया वो ठीक है, एक बार फायर ब्रेकआउट हुआ एंड अंडरग्राउंड माइंस एंड वर्कर्स मोरल हैज डाउन, जिसके वजह से बहुत सारे वर्कर्स की मोरल डाउन हो गई, डीमोटिवेटेड वर्कर्स बिकॉज ऑफ रिस्क हो गया, नहीं होता कि कभी कभी आग वगैरह लग गया जहां पर आप काम करें तो आपके अंदर डर बैठ गया, तो जिसके वजह से मिस्टर दियाली ऑब्जर्व द होल सिचुएशन, उसने ऑब्जर्व करा और कंसल्ट करा सबके साथ प्रॉपर तरीके से और वर्कर के साथ, और कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करने लगा, गाइड करने लगा, इंस्पायर करने लगा, मतलब यहाँ पर लीडरशिप की कुछ ना कुछ क्वालिटी जो है वो दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का भावना चल रहा है, क्या चल रहा है, डायरेक्शन की भावना चल रही है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। और एक्सेप्ट किया चैलेंजेस को एंड टेक एडिक्वेट सेफ्टी, उसके बाद सेफ्टी मेजर्स बहुत अच्छे तरीके से, फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया, सब्सिडाइजिंग इफेक्ट किया गया, किस तरीके से आगे चलकर ऐसा कोई कांड ना हो। तो देयर बाई द टर्न ओवर आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करा उसके बाद कंपनी ने। मिस्टर दियाली हैज रिकॉग्नाइज्ड विद ब्रेवरी अवार्ड, जिसकी वजह से उसको ब्रेवरी अवार्ड से भी कोल इंडिया लिमिटेड के थ्रू, कोल इंडिया लिमिटेड जो सीआईएल होता है उसके थ्रू जो है वो अवॉर्डेड भी किया गया। तो यहाँ एक तरीके से क्या किया गया भाई, अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया मिस्टर दियाली वर्कड टुवर्ड्स द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ प्री डिटरमाइंड, पहले वो उसने एड्रेस करा, सब चीज बात बोली है कि नहीं, तो मतलब क्या, इनिशिएट एक्शन, विच इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कि आप काम तो शुरू करो एक तरीके, उसके बाद वो सारी काम चलती रहेंगी। मिस्टर दियाली कंसल्ट विथ ऑल, उसने क्या किया, सारे वर्कर से कंसल्ट करा, ठीक है, कितना आसान हो जाता है एक बार पूरी कहानी को समझने के बाद, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज आइडेंटिफाई है, इसमें कौन सा लीडरशिप जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक देखो, लेजे फेयर और फ्री रेन एक तरीके का है जिसमें वर्कर्स को फ्रीडम रहता है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। और ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक में होता है सबके साथ में सबसे मिलजुल कर एक तरीके से डिसीजन को लिया जाए, हायर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट तीनों मिलकर कोई भी डिसीजन को ले रहे हैं। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या, इकलौता बंदा है, वही सब सारा चीज बोल रहा है, वही डायरेक्ट करके चल रहा है, वही सब सारी चीज जो बोल रहा है वही चीज कंपनी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, जो डेमोक्रेटिक का इस्तेमाल किया गया। ब्रेवरी अवार्ड मिला उसको, ठीक है, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, जो कि एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसको मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल को हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव भी बोलते हैं, ठीक है, मॉनेटरी इंसेंटिव, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव को। एक होता है नॉन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसको हम लोग नॉन मॉनेटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रेवरी अवार्ड मिला तो एक तरीके से
एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज किया गया, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, ठीक है, या एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, तो ये बात याद है। अंडर अ मैस्लो हिरार्की, मैस्लो हिरार्की में 5 हिरार्की है, आपको पता ही होगा कि 5 नीड्स 5 नीड्स ऑफ हिरार्की वहां पर बोला गया कि पहले बेसिक नीड्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, बेसिक नीड के बाद आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होगी, फिर सेल्फ स्टीम होगा, ठीक है, स्टीम होगा मतलब इज्जत होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, सेल्फ स्टीम के बाद यहाँ पर चौथा और पांचवा बताइए भाई, ये थोड़ा सा रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है, स्टीम, बेसिक सिक्योरिटी, सेल्फ स्टिक, इगोइस्टिक, उसके बाद क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो ये सब 5 थे जो कि एक तरीके से मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की में। तो यहाँ बोला गया कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि क्या बोला गया, विच नीड ऑफ मिस्टर दियाली हैज बीन मेट, कौन सा नीड जो है पूरा हुआ, तो कौन सा, स्टीम नीड्स, उसको इज्जत दिया गया भाई, इसको क्या दिया गया, इज्जत दिया गया, इज्जत, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेकंड है, साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट है, ठीक है, ये पांचों नीड्स याद कीजिएगा। आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा 6 में आ गए, 7 में आते हैं। Mr. A. Bose is running a successful business. Mr. Bose is owner of RK Cement Limited. वो किसका, आरके जो सीमेंट लिमिटेड है उसका एक तरीके से ओनर है। मिस्टर बोस डिसाइडेड टू एक्सपैंड, उसने क्या सोचा कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें और एक्वायर कर लिया स्टील फैक्ट्री को। दे रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, जिसके वजह से उसको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, 60 करोड़ का। टू सीक द एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इसीलिए उसने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया जिसका नाम क्या था, टी घोष था, ठीक है, मिस्टर घोष, टी घोष को, ठीक है। वो एडवाइस हिम अबाउट अ जुडिशियस मिक्स, बोला कि उसने कि भाई 40 आप इक्विटी शेयर्स ले लो और 60% आप एक तरीके से मतलब 40% आप इक्विटी शेयर्स बेचकर पैसा को ले लो और 60% आप कर्ज ले सकते हो। मोर ऑफ अ चीपर डेप्ट में इनहेंस द ईपीएस, मतलब क्या बोला गया कि अगर आपका कर्जा ज्यादा होता है, ठीक है, और अगर कर्जा कभी भी ज्यादा होगा और अगर आपका शेयर्स कम आपने इशू करा है, ठीक है, तो एक तरीके से आपका अर्निंग पर शेयर आपका हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी, ईबीटी नहीं, ईएटी, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है, तो ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा ईपीएस निकलता है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो मिस्टर घोष सजेस्ट टू टेक अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल, उसने बोला कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लीजिए, ठीक है। थ्रू विल इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल रिस्क, थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क रहेगा बट इट विल रेज द रिटर्न ऑफ इक्विटी, जिससे रिस्क रहेगा लेकिन इक्विटी शेयर्स के पैसे को बढ़ाया जा सकता है। ही अप्रेज्ड द इशू ऑफ डेट एंड विल नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर, उसने ज्यादा इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करा। एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑफ लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर द कंपनसेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब टैक्स वगैरह डिडक्ट होके एक तरीके से लोन, पहले लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो चुकाया जाता है, उसके बाद फिर आप टैक्स वगैरह देते हो। आफ्टर ड्यू मिस्टर बोस डिसाइडेड टू रेज अ फंड फ्रॉम, उसको सारी चीजें देख दाख के एक तरीके से उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने का सोचा। तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज्ड बाय द मिस्टर घोष, मिस्टर घोष के द्वारा कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर का जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया भाई, यहाँ पर देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा है, पहला तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये पता चलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ये कि आप कितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना मतलब चाह रहे हैं, कितना शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में और खास करके डेट और इक्विटी में कि कितना डेट लेना चाह रहे हैं आप, कितना इक्विटी लेना चाह रहे हैं, मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है उसके बारे में, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन अलग होता है, कैपिटल बजटिंग अलग, वर्किंग कैपिटल अलग, ठीक है, तो ये नहीं है। तो क्या होगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा आते हैं, इन अबव केस मिस्टर घोष सजेस्टेड टू रेज मोर फंड्स फ्रॉम डेट, ये क्या बोला कि भाई आप ज्यादा पैसा, मोर फंड्स को आप एक तरीके से डेट में उठाइए, मोर डेट लीजिए, कर्जा लीजिए। कर्जा लेना तो रिस्की तो हो जाता है, ठीक है, रिस्की तो हो जाता है, लेकिन ये आपके अर्निंग पर शेयर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर अभी मैंने बताया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करते हैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स को, नंबर ऑफ शेयर्स जो टोटल शेयर्स हमने इशू करा है तो वो हमारा अर्निंग पर शेयर्स निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला कि हायर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन, तो अगर हायर डेट इक्विटी रेशियो रहेगा वो क्या रिजल्ट करता है, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो ये क्या फाइनेंशियल रिस्क को हायर करता है, सिंपल सी बात है, लेकिन आपका शेयर्स को बढ़ाने का काम करता है,
ठीक है। रिस्क को बढ़ाता है क्योंकि आपने डेट ज्यादा लिया और डेट हमेशा रिस्कियर ज्यादा होता है, डेट में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो जहां रिस्क है वहां इश्क है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट में, थर्ड, टी घोष हैज एडवाइस टू जुडिशियस मिक्स द, उसने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स और जो डेट को 60% आप डेट लो, कर्जा लो, जो भी पैसा चाहिए, और 40% आप इक्विटी शेयर से ले सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड, तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट जो होता है ओवरऑल कैपिटल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें यही बोला गया है क्योंकि लिवरेज दिया गया ना, जब आप इक्विटी शेयर्स, और अगर सिर्फ इक्विटी इक्विटी करते तब दिक्कत है, अगर सिर्फ डेट डेट लेते तब दिक्कत है, मतलब दोनों को एक तरीके से आप मैनेज करके चल रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज देके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज देके चल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल लिवरेज। एम्प्लॉय मोर चीपर डेट में इनहेंस द ईपीएस, सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड, कि अगर हम ज्यादा डेट लेते हैं ताकि हम अपने ईपीएस को बढ़ा सकें, मतलब अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकें, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकें, ठीक है। सच प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सच प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि हम लोग किस पर ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी के ऊपर। क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं इक्विटी के ऊपर, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी आपका आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एच का आते हैं। बोला गया है सनराइज लिमिटेड डील्स विद रेडीमेड गारमेंट्स, सनलाइट जो लिमिटेड है वो रेडीमेड गारमेंट्स में डील करता है। प्लानिंग टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कैटर इंटरनेशनल, कि वो इंटरनेशनल जाना चाहता है भाई, ठीक है। फॉर दिस पर्पस कंपनी नीड 80 लाख चाहिए उसको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 80 लाख रुपया चाहिए। रिप्लेसिंग, जिससे मशीन को रिप्लेस कर पाए, मॉडर्न मशीन को ला सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तभी तो वो एक तरीके से क्या कर पाएगा, हायर तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। इट इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर कमिटमेंट कर पाएगा। दिस डिसीजन है वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस सिंस दे अफेक्ट अर्निंग कैपेसिटी इन अ लॉन्ग रन, तो ये लॉन्ग रन में अर्निंग कैपेसिटी को थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है। तो ये डिसीजन बहुत कंपनी समझ बूझकर लेती है, तो ये बात याद रखिएगा। द डेट इज इशूड एट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 10%, जो डेट है वो कितना, 10% पर। और ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले का जो कमाई है वो। तो क्या, तो उसने देखा कि फॉर अ प्रीवियस ईयर कंपनी वाज 8 लाख एंड टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और 8 लाख रुपए का कंपनी का एक तरीके से ईबीआईटी बच रहा था, मतलब ईबीआईटी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ बोला गया कि इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ 10% डिवेंचर टू अ कंपनी, डिवेंचर द कंपनी कैन इशू अ इक्विटी शेयर्स फॉर द रेजिंग द फंड। उसने बोला कि 10% डिवेंचर देने के बजाय आप इक्विटी शेयर्स में इशू करें। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ कंपनी वुड नॉर्मली ऑप्ट विच इज द चीपेस्ट, और कंपनी के जो मैनेजर है वो जनरली जो चीपर रहता है उससे ऑप्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन, अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है तो वो एक तरीके से किस नाम से उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल बजटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कैपिटल बजटिंग कर रहा है। कैपिटल बजटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, कि कितना पैसा चाहिए हमको काम करने के लिए। दूसरा अगर देखा जाए तो डिसीजन डिसीजन लिया गया रिप्लेसिंग द मशीन और मॉडर्न मशीनरी को लाने के लिए, तो ये क्या डिसीजन लिया गया, डिसीजन मेकिंग किया गया। तो यहाँ पर क्या जरूरत होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन मत लिख देना, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए नया मशीन लाएंगे, न्यू मशीन लाएंगे, और मशीन ला के पुराना मशीन को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके नया मशीन लाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया गया, क्लियर। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या, डिसीजन फॉर रेजिंग द फंड, बोला कि 80 लाख हमें करना है फ्रॉम 10% डिवेंचर और इक्विटी शेयर्स। ये बोला कि 10% किस पर करें, या तो डिवेंचर में करेंगे या तो इक्विटी शेयर्स में, तो जिसमें कम जो कॉस्टिंग लगेगा उससे एक तरीके से यहाँ पर आप एक जो है, यहाँ पर देखो फाइनेंसिंग डिसीजन का इस्तेमाल, कि कहाँ से हम फाइनेंस करें, 10% पैसा कहाँ से उठाएं, ठीक है। तो वो बोला गया फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में ये सब सारी चीजें ली जाती है, ठीक है। आगे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इशूड इन द अबव केस, बोला कि फाइनेंसिंग डिसीजन है अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर कौन सी चीज को चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो कॉस्ट। कॉस्ट पर बहुत, और खास कर कर फ्लोटिंग कॉस्ट, कि फ्लोटिंग कॉस्ट किसमें ज्यादा लग रहा है किसमें कम लग रहा है। फ्लोटिंग कॉस्ट वैसा कॉस्ट होता है जो कि किसी भी चीज को इशू करने में लगता है, जैसे कि आप मान लो शेयर मार्केट में आप अपनी इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो उसमें जो पैसा लगता है, जो आप सेबी वगैरह को
एक तरीके से देते हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में इसकी जो हुई थी वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये भी बात याद रखिएगा थोड़ा सा ऑफिशियल तरीके से। आगे आते हैं लास्ट आई वाला, थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही है। पियाली परचेज आईएसआई मार्क जो हीटर, आईसीआई मार्क अब तो आईएसआई किसके लिए होता है भाई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। जैसे हॉलमार्क होता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए। सेम उसी तरीके से आईएसआई मार्क होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। हीटर लिया उसने फ्रॉम भारती अप्लायंसेस। सी मेड अ कैश पेमेंट करा बट फेल टू गेट, उसने कैश मेमो नहीं लिया, जो कि लेना बहुत जरूरी होता है अगर आपको कंप्लेन करना है। तो कैश मेमो उसने नहीं लिया। while making the use of the heater he observed that not, उसने यूज किया तो उसने देखा कि प्रॉपर्ली काम नहीं करा। सी कॉन्टेक्टेड, तुरंत ही उसने प्रॉब्लम बताया। शॉपकीपर पेड नो अटेंशन, कोई अटेंशन उसको नहीं दिया गया उसके कंप्लेन के लिए। रादर ही मार्क दैट गुड्स इन अ क्वेश्चन एंड वाज नॉट बॉट फ्रॉम दिस शॉप, उसने मार्क करा कि अब इस दुकान से मैं कभी नहीं खरीदूंगी। और एक तरीके से उसने पियाली हैज नो एविडेंस, उसके कोई एविडेंस ही नहीं था कि वो बता पाए कि भाई मैं उसी दुकान से ले आऊं। और प्रोवाइडिंग द हीटर वाज परचेजिंग फ्रॉम शॉप ओनली, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि मैं उसी दुकान से मैंने लिया है। शी डिस्कस द प्रॉब्लम विथ हर फ्रेंड सोहिनी, उसने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करा, सोहिनी के साथ, जिसने एडवाइस करा कि कंज्यूमर फोरम एंड लॉज अ कंप्लेंट, कि कंज्यूमर फोरम में जाओ और कंप्लेन करो। पियाली was convinced with the ideas of lodging a complaint against the shopkeeper, but due to the lack of cash memo, it is difficult to her to proceed. तो उसके पास एक तरीके से पूरा कोई चिट्ठा नहीं था, काला चिट्ठा नहीं था, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई। तो आइडेंटिफाई द राइट ऑफ द कंज्यूमर रेफर्ड इन द, कौन सा राइट है अगर कोई आईएसए मार्क या कोई अगर अप्लायंसेस रहता है वो यूज अच्छे से नहीं करेगा तो यहाँ पर राइट टू सेफ्टी होगा, ठीक है, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि हीटर वगैरह में आईएसए मार्क में सेफ्टी वाली चीजें आ जाती हैं। तो राइट टू सेफ्टी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू ऑब्टेन कैश मेमो, ठीक है, कि वो कैश मेमो ले। कभी भी आप कोई बड़ा सामान लो तो कैश मेमो होना चाहिए, मतलब आपके पास रिसीट होना चाहिए उसका कि मैं हाँ भाई मैं इस दुकान से मैंने ली है। थर्ड आते हैं, पियाली कैन नॉट लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट, क्यों नहीं ले सकती है, क्यों, क्योंकि उसके पास सही तरीके का कैश मेमो नहीं, बट डू नॉट हैव अ कैश मेमो, ठीक है, तो कैश मेमो नहीं था। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, अंडर द एक्ट 6 टू प्रोटेक्शन बीइंग अ कंज्यूमर, तो किसमें 1986, अगर 1986 नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन में दो, अगर 2019 नहीं आया तो अगर 2019 आ गया तब तो ठीक है, अगर 2019 नहीं आएगा तो एक तरीके से आप लोग यहाँ ये काम कर सकते हैं। आपको पता ही होगा 3 लेवल पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आप स्टेट लेवल पर फाइल कर सकते हो, और एक आप किस लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल पर भी संतुष्टि नहीं मिला तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1 करोड़, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम जो है, मतलब 1 करोड़ से कम पैसा जो अगर अगर का केस है तो वो कहाँ पर सुना जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इसमें जो होता है अगर आपको आपको अगर नहीं पसंद आया इसका डिसीजन तो 45 डेज में आप फिर कहाँ कंप्लेन करेंगे, आप स्टेट लेवल पर कंप्लेन करेंगे। यहाँ 1 करोड़ से 10 करोड़ का केस, एक करोड़ से 10 करोड़ के केस को सुना जाता है स्टेट लेवल में, और नेशनल लेवल में 10 करोड़ से ज्यादा। अगर आपको स्टेट लेवल में फिर फैसला पसंद नहीं आया तो आप 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर कहा नेशनल में, और नेशनल में भी समझ में नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर में, 30 डेज के अंदर में, ठीक है। तो ये मेन है जो कि आपको याद करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आई होप सो। और सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिएगा तो पीओएसडीसी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग मैंने पढ़ा रखा है, तो वो चीज कल जो होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो और मार्केटिंग वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो मार्केटिंग वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग दोनों के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा लास्ट में, ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोग कुछ भी छूटे ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए।